झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूँ कि ये पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला था। नमस्कार। एक नेता कहता है प्याज जेब में रखो, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नेता कहता है हरियाणा में बेरोजगारी खत्म हो गई। एक नेता कहता है बीजेपी में टिकट चाहिए तो पहले बिस्तर से गुजरो। और ये सब एक ही देश में, एक ही हफ्ते में, एक ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि नेता मूर्ख है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो जनता को मूर्ख समझते हैं। आज रायगिरी में हम ये सवाल सीधे आपके सामने रखेंगे और जवाब सुनकर आप खुद तय करना। मैं सुशील गिरीश और ये है रायगिरी, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने पूरे देश को हंसा दिया या शायद रुला दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री महाराज साहब, उन्होंने फरमाया प्याज को जेब में रखो, गर्मी नहीं लगेगी, मैं अपनी गाड़ी में एसी नहीं रखता। ये वही सिंधिया जी हैं जिनके घर में एसी है, गाड़ी में एसी है और बचपन से महल में रहते हैं, लेकिन जनता को प्याज जेब में रखने की सलाह दे रही हैं। अब इस पर बात करते हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि बचपन में हमारे यहाँ कहा जाता था अगर बच्चे को लू लग जाए, स्कूल न जाना हो तो बगल में प्याज रख लो, बुखार आ जाएगा। ये पुरानी एक मान्यता है। और ये भी सच है कि अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो कच्चा प्याज खाने से आयुर्वेद में फायदा बताया गया है। लेकिन जेब में प्याज रखो और गर्मी नहीं लगेगी, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई नहीं। तो फिर एक केंद्रीय मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब आगे आएगा। पहले एक और बड़ा सवाल, अगर महाराज साहब सच में बिना एसी के रहते हैं तो आज भारत की जनता को भी बिना एसी के रहना चाहिए। मतलब जब महाराजे रह सकते हैं तो तुम्हारी क्या हैसियत है? ये सोच है, ये मानसिकता है और ये बयान इसी मानसिकता से निकला है। क्योंकि आगे हम बात करेंगे हरियाणा की उस बेरोजगारी की जो खत्म हो गई, उस बीजेपी नेत्री की जिसने खुलकर कहा सत्ता का सफर बिस्तर से होकर जाता है, और उस गोएबल्स वाले फार्मूले की जो आज भारतीय राजनीति में खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए 7 टीवी भारत। एक बात समझिए, जब कोई नेता झूठ बोलता है एक बार, 2 बार, बार बार, पूरे आत्मविश्वास के साथ, तो वो झूठ धीरे धीरे सच लगने लगता है। ये कोई नई बात नहीं है। हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स का यही सिद्धांत था, झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो और बार बार बोलो, लोग मान लेंगे। और आज यही फार्मूला भारतीय राजनीति में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं हरियाणा पर। नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हरियाणा में बेरोजगारी खत्म हो गई। वाह, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ऐसा कोई जिला नहीं जहां चिट्ठा यानी कि हेरोइन का जाल न फैला हो। हरियाणा में एक पूरी बेल्ट है जिसे नशे की बेल्ट के नाम से जाना जाता है। पहले के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि सरकारी नौकरी के लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा। व्यवस्था हो गई, नौकरियां आई लेकिन भरी नहीं गई, पद खाली रह गए। और अब नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म। ये है झूठ का आत्मविश्वास। और इसलिए जब ऐसे बयान आते हैं हंसी भी आती है, रोना भी आता है। अब बात करते हैं उस विषय की जो सबसे गंभीर है और मैं सीधे बात करूंगा। हरियाणा से एक महिला जिनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके पिताजी विधायक रहे हैं, यानी एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिला, उन्होंने अपने ही बीजेपी जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाए। कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी। अपने
अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी, तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने होगा तो मैं जरूर कर दूं। उन्होंने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूँ, तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी, तो उन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर, गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर। इतना सब कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ न गवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। क्या आरोप? उन्होंने कहा, मैं उनसे मिली, मैंने कहा कि आप मेरे बारे में कुछ सोचिए, मुझे पद चाहिए। जिला अध्यक्ष ने कहा, आप हमारे बारे में सोचिए। उन्होंने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरा आर्थिक स्थिति कमजोर है, देने को कुछ है ही नहीं। जिला अध्यक्ष बोले, आपके पास तो बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ दे सकती हैं। उन्होंने कहा, जी बताइए, खुलकर बोलिए। जिला अध्यक्ष ने कहा, संकेतों को समझिए। और जब वो नहीं समझी तो साफ कह दिया, जब आप जिला अध्यक्ष होंगी तो आप मेरे साथ लखनऊ जाएंगी, दिल्ली जाएंगी, कोई शक नहीं करेगा। अब समझ रही है ना? और फिर एक शर्त रखी, एक बार हम साथ हो जाएं, उसके बाद मैं आपको जिला अध्यक्ष बना दूंगा। महिला ने साफ मना कर दिया और उन्होंने ये बात सार्वजनिक की। ये कोई पहली बार नहीं है। श्रीमान अग्रवाल जी ने पहले भी खुलकर कहा था, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का सफर बिस्तर से होकर जाता है। कल्याण सिंह जी पर भी आरोप लगे थे। मधु किश्वर रोज नए खुलासे कर रही है और ये वही पार्टी है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करती है। ये वही पार्टी है
जो एक पूरा दिन संसद में सिर्फ महिला सम्मान पर भाषण देती है और भीतर भीतर ये हाल है। और ये सब आप वीडियोस में देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा। उन्हीं तथ्यों के आधार पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो हमें कैसे पता कि होता क्या है। अब कांग्रेस को बरी नहीं कर रहा, कांग्रेस में भी ये सब होता रहा है, लेकिन एक फर्क है, कांग्रेस ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम चरित्रवान हैं, हम ईमानदार हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। इन्होंने सीना ठोककर दावा किया और इसलिए जब इनका असली चरित्र सामने आता है तो चोट ज्यादा लगती है। जैसा कहा गया, भारतीय जनता कांग्रेस की संस्कृति पूरी तरह इसमें आ गई है, बल्कि 4 कदम आगे। अब सवाल उठता है कि क्या जनता मूर्ख है? क्या नेता जनता को मूर्ख समझते हैं? जवाब सुनिए और ध्यान से सुनिए। हाँ, समझते हैं और जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कोई नेता चुना जाता है उस पल उसे पहली बार एहसास होता है कि मैं कुछ काबिल नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे चुन लिया। तो उनके मन में एक भाव आता है, ये लोग मूर्ख हैं। और एक बार ये भाव मन में घर कर जाए तो नेता कुछ भी कह सकता है। प्याज जेब में रखो, बेरोजगारी खत्म हो गई है, संकेतों को समझो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। और सबसे दुखद बात, देश में कितनी भी समस्याएं हो, एक लतीफा छोड़ दो, चीजें चलती रहती हैं। एक और पहलू है जो इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। मधु किस्वर, जो खुद को बीजेपी समर्थक बताती है, उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने के लिए लगातार साधनाएं और तांत्रिक अनुष्ठान होते रहते हैं। कई मंदिरों में कई तांत्रिकों के जरिए यज्ञ हवन चलते रहते हैं और इसलिए 2047 तक वो काबिज रह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब भी वो स्नान करते हैं, चाहे कुंभ हो या कोई तीर्थ, शरीर नहीं दिखना चाहिए, वस्त्र पहनकर स्नान होता है, माला जाप पानी में खड़े होकर, ये सब उनकी साधना का हिस्सा है। अब सोचिए, एक तरफ पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं, खुद मोदी जी ने कहा, लोग मुझसे सफलता का रहस्य पूछते हैं, मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। और ये बात गर्व से कही गई। एक अनपढ़ आदमी देश का नेतृत्व कर सकता है, ये संभव है क्या? लेकिन जब ये उपलब्धि के रूप में पेश किया जाए तो सवाल उठता है, क्योंकि वैज्ञानिक सोच जो हमारे संविधान में भी लिखी है, उसका मतलब है सवाल करना, जिज्ञासा रखना, जानने की कोशिश करना। साइंटिफिक टेम्परमेंट का मतलब है ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। और जब देश का नेतृत्व तंत्र मंत्र से चले, प्याज से एसी बंद हो और झूठ को बार बार बोलकर सच बनाया जाए, तो वैज्ञानिक सोच कहाँ जाती है? आज हमने बात की सिंधिया जी के प्याज वाले फॉर्मूले की, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, नायब सिंह सैनी के बेरोजगारी खत्म करने वाले दावे की, जबकि हरियाणा में नशे की बेल्ट फैली हुई है, उस महिला की जिसने अपने ही जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि सत्ता का रास्ता बिस्तर से होकर जाता है, और उस गोएबल्स के फॉर्मूले की जो आज भारतीय राजनीति में सच बन रहा है, और उस तंत्र मंत्र की जिसे कथित तौर पर सरकार चल रही है। अब एक सवाल सिर्फ आपसे, क्या आप अभी भी संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे या खुलकर सवाल करेंगे? क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, नेता प्याज जेब में डालते रहेंगे और खुद मलाई खाते रहेंगे, खुद मलाई खाएंगे, जनता को प्याज खिलाएंगे। यही है भारतीय राजनीति का असली फॉर्मूला। इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां हैं। एक बार समझ कर तो देखो। और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, ये फॉर्मूला चलता रहेगा। रायगिरी यही करती है, सवाल पूछती है, सीधे बिना डरे। आज का सवाल तो मेरा जनता से ही है। अगर आपको लगता है ये सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल करना बंद हुआ तो लोकतंत्र बंद हुआ। मैं हूँ सुशील गिरीश और ये थी रायगिरी। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, मैं कितना गलत हूँ, या फिर ये सरकारें, ये राजनीतिक पार्टियां, ये पद पर बैठे लोग कितने चरित्रवान हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।